नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्राफीय निरूपण की। तो सांख्यिकी के अंतर्गत ग्राफ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम जितना डाटा सॉल्व करते हैं उसको अगर एक बार में कंक्लूजन निकालना हो तो अगर हम ग्राफ को देखें तो हम बता सकते हैं कि डाटा किस प्रकार का है और हम किस चीज़ का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी व्याख्या करने के लिए भी ग्राफ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन ग्राफ के टर्म में सबसे जो हमको क्रिटिकल चीज़ लगती है, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको ग्राफ में एनपीसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। तो आज हम चर्चा करेंगे एनपीसी के सिद्धांत की। उसके बाद हम एनपीसी पे जो व्यवहारिक हमारे प्रश्न आते हैं उसका अगले सीरीज़ में अध्ययन करेंगे। तो जो एनपीसी का सिद्धांत है, एनपीसी मतलब आपका कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र। इसको हम प्रसामान्य वक्र भी कहते हैं। अगर मैथ्स के टर्म में ले, स्टैटिक्स के, तो वहाँ पे भी इसका 9th या 10th में जो जिन्होंने मैथ्स लिया होगा तो उनको दिखता है स्टैटिक्स में, या आप कह सकते हैं 11th-12th के किसी सिलेबस में। तो इसको गाउसियन वक्र भी कहते हैं। अगर अब हम इसको जानने के लिए प्रयास करें तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम किसी कक्षा में जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें, तो क्या सभी बच्चे बहुत तेज होते हैं? क्या ज़्यादातर बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं? या ज़्यादातर बच्चे सामान्य मतलब एवरेज के होते हैं? तो आपका उत्तर भी यही होगा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आपके एवरेज होते हैं। कुछ बच्चे आपके बहुत ब्रिलियंट होते हैं और कुछ बच्चे आपके आप कह सकते हैं कि उनको उपचार अगर देखें उसकी आवश्यकता है, उपचारात्मक शिक्षा की, आपकी रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है, जिससे उनको एवरेज या उच्च किया जा सकता है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ज़्यादातर डाटा हमारा मध्य में, एवरेज पे आपका डिपेंड करता है। ज़्यादातर डाटा हमको एवरेज में ही मिलता है। तो इसी एक आपके जो हमारी यादृच्छिक परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंतर्गत ज़्यादातर जो डाटा हमारा मिड में मिलता है, एक वक्र का निर्माण हम कर सकते हैं, जिसको अगर देखें तो नीचे से ऊपर की ओर जो मिड है, मतलब सारे डाटा ज़्यादातर कहाँ पे होंगे? आपके मध्य में। तो एक घंटाकार आपका वक्र बनता है जिसे एनपीसी कहते हैं। एनपीसी की अगर बात करें तो आपके जो मैथमेटिकल टर्म है, पहले हम उसको देखेंगे यहाँ पे। तो एनपीसी आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आप यहाँ से एवरेज की तरफ, फिर एवरेज से यहाँ की तरफ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि ये आपके बहुत ऐसे बच्चे जिनको रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है, मतलब उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वह कम है। यहाँ पे आपके वो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और जो अगले कक्षा का भी पढ़ने के लिए तत्पर है, और मिड में आपके एवरेज जो उसी कक्षा के लिए मतलब अध्ययनरत रहने के लिए सक्षम है और जिनको हम सामान्य रूप से अपने टॉपिक्स को पढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपका कर्व बना, यही आपका एनपीसी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कर्व जो है आपका एक्स अक्ष जो है यहाँ पे, और वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे हमने आवृत्तियों को रखा है। मतलब जब भी आप किसी डाटा को लोगे तो अगर वो एक बार भी आया तो उसकी आवृत्ति 1 है, अगर वही संख्या 2 बार आई है तो उसकी आवृत्ति 2 है। तो इस प्रकार आवृत्ति के अनुरूप इसको देखा जाता है। तो ज़्यादातर आवृत्तियाँ आपकी कहाँ पे स्थित है? मध्य में। ये मध्य वो पॉइंट है जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों होता है। एनपीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों होता है, और मोड भी यहाँ पे आपका एकल होना चाहिए। तो ये एनपीसी आपका है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे मिलता नहीं है। ये आप अनंत स्पर्शी कह सकते हैं कि अनंत पे मिलेगा। एक्स एक्सिस पे ये कर्व नहीं मिलता है। मीन्स आपका जो क्वांटिटी है कभी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी छात्र है उसकी कुछ उपलब्धि होगी तो उसकी आवृत्ति होगी ही होगी, तो वो
कभी भी 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ये इस प्रकार का कर्व है। अब इसकी जो अंतर्गत डिस्टेंस है उसकी हम चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। बीच का ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ पे हम -3 सिग्मा, -2 सिग्मा, -1 सिग्मा, 0, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, इस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे बराबर भागों में। तो कुल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, बीच में एक मध्य। आपका मध्य क्या है? आपका जो मीन मीडियन मोड का पॉइंट है। 0 से -1 सिग्मा हो या 0 से +1 सिग्मा हो, इसकी डिस्टेंस आपकी 34.13% होती है। मतलब जो डाटा इसमें लाई करता है, जो स्थित होता है, वो 34.13% डाटा इसमें, चाहे आप इधर चाहिए 0 से सिग्मा, 1 सिग्मा, चाहे इधर चाहिए। तो अगर टोटल -1 से +1 सिग्मा की बात करेंगे तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 68.26% डाटा। मतलब -1 से +1 तक आपका 68.26% डाटा लाई करेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से +1 से सिग्मा से +2 सिग्मा की बात करें या -1 सिग्मा से -2 सिग्मा की बात करें, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 13.59। तो यहाँ भी 13.59 और यहाँ भी 13.59। इसको आप डबल करके अगर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ से लेके आपका -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी टोटल क्या होगी? 95.44%। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे कि हमारा -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक कितनी डिस्टेंस होती है। तो आपका बीच का कितना है? 95.44 पता ही है। अगर हम ये मेजर कर लें, ये मेजर कर लें और दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो आपकी -3 सिग्मा से -2 सिग्मा तक की डिस्टेंस 2.14 और +2 सिग्मा से +3 सिग्मा की डिस्टेंस 2.14% यहाँ पे होती है। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे जो आएगा वो होगा 99.73 आपका डाटा यहाँ पर लाई करेगा ही। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो आपका अनंत स्पर्शी वाला टर्म है, यहाँ पे +4 सिग्मा -4 सिग्मा कर सकते हैं। तो 0.13 0.13% इधर भी, 0.13% इधर भी, मतलब टोटल आपका लगभग आपका 100% डाटा इसके बाद हो जाएगा। मतलब 0.99 आपका कह सकते हैं 73 यही तक हो गया, -3 से +3, इसीलिए हम यही तक छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आगे जाएंगे बाकी का डाटा आपका वहाँ पे लाई करेगा। तो ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो पूछता है कि इसमें सिग्मा -2 से +1 कितना होगा। तो आप कैलकुलेट, अगर एक एक बीच की डिस्टेंस जानते हैं, जितना इधर से ये डिस्टेंस होगी उतना इधर से, क्योंकि ये बराबर आपके अंतराल है। तो ये हम बता सकते हैं कि किस टर्म से किसी टर्म से किसी दूसरे टर्म की दूरी क्या होगी। अगली बात अगर हम कहें तो इसका शेप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका, जैसे आपने दर्पण देखा होगा, तो एक आपका ये दर्पण होता है, एक आपका ये। तो अगर बीच में पतला और साइड कॉर्नर पे मोटा होता है तो ये अवतल दर्पण होता है। आप यहाँ से देखेंगे तो इस अवतल के टाइप से होता है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डाटा होगा ये आपका अवतल कर्व होगा या अवतल वक्र होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ये डाटा जो होगा यहाँ से आपका डाटा जो होगा -2 से -3 या +2 से +3, ये उत्तल आपका कर्व होगा। तो ये आपके मुख्य जो बातें हैं कर्व की, वो हमने यहाँ पर डाटा जो मैथमेटिकल है देखा। इसके अलावा जो इसकी सर्वोच्च कोटि है, मतलब आपका इस पॉइंट से इस मैक्सिमम पॉइंट की दूरी, तो ये भी फिक्स है 0.3989, इतनी आपकी सर्वोच्च कोटि की दूरी यहाँ पे एमपीसी की होती है। तो अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम किसी चीज को, मतलब
ये आपका यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ तक तो हमको पता है, अगर हमको यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ तक मतलब वाई अक्ष के किसी मान पे अगर हमको वैल्यू निकालनी है कि कितना होता है, कितनी डिस्टेंस है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र हमको ध्यान रखना है। इसका सूत्र यहाँ पे जो एमपीसी का सूत्र होता है वो होता है y बराबर n बटे सिग्मा अंडर रूट 2 पाई गुणे e के घाते माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 सिग्मा स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो यहाँ पे देखिए ये एक नियतांक है, ये एक नियतांक है, ये क्या है आपका, ये वही x है जो x माइनस m हम निकालते हैं जब हम किसी चीज की माध्यिका या मध्यमान निकालने की कोशिश करते हैं। ये सिग्मा आपका क्या है, ये भी आप जानते हैं कि मानक विचलन है। m क्या है, आपकी कुल आवृत्ति होती है। और यहाँ पे ये देखिए आपका सिग्मा भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी, और ये दोनों नियतांक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सब चीज एक ही जैसी रहेगी। यहाँ जो x का स्क्वायर है, इस x की वैल्यू x माइनस यम, मतलब जितना x पे आपको निकालना है उससे आप जो मध्यमान है वो आप घटा देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वैसा आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने जो चर्चा की y क्या है, कोटि है। कोटि मतलब ये पोर्शन आपका x अक्ष से जितनी ऊंचाई है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे n जो है क्या है, आपकी कुल आवृत्ति है। सिग्मा क्या है, आपका मानक विचलन। x क्या है, x माइनस m। और यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट वैल्यूज है, ये पाई क्या है आपको पता ही, 3.1416। और e की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखनी है 2.71828। अब ये देखिए x अक्ष के लिए ये क्या होता है, एसिम्प्टोट, मतलब आगे की ओर, मतलब ये कभी इससे मिलता नहीं, अनंत स्पर्शी होता है और आगे इसके मतलब कर्व को क्रॉस करने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन कभी मिल नहीं पाता। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है एनपीसी की, तो ये एक्स अक्ष के लिए एसिम्प्टोट होता है। अब हम बात करेंगे इसके जो टर्म, और भी प्रश्नों को ही संकलित करके इसमें टर्म्स मैंने लिखे हैं, और ये सभी जानते, कुछ थ्योरी तो पहले से बनाई हुई है, बस हमको उस पर चर्चा करनी है। तो जो एमपीसी है, इसमें किस चीज का हम वितरण करते हैं, तो ये होता है कि अगर आपके कंटिन्यूअस रैंडम जो आपके वेरिएबल होते हैं, कोई भी वेरिएबल हो, बुद्धि हो, आपका प्राप्तांक हो किसी चीज का भी, तो जो भी आपके वेरिएबल होते हैं उनका वितरण करते हैं, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल होने चाहिए। अगर आप रैंडम वेरिएबल नहीं लेंगे तो आपका कर्व एनपीसी नहीं बनेगा, क्योंकि सामान्य प्रायिकता जो आपका वक्र है ये हमारे सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इसमें कोई बायसनेस नहीं रहती कि आप पक्षपात करके कोई डाटा ले आओ और उसका एमपीसी बन जाए। तो यहाँ पे आपको डाटा क्या लेना है, रैंडम ही लेना है जो आपको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसका आकार देखिए, तो इसका आकार क्या है, घंटाकार है। ये पूर्ण सममित है, मतलब सममित सिमेट्रिकल, मतलब जैसा इधर से इधर है वैसा ही इधर से इधर है। एकल बहुलांकी है, मतलब इसका मोड क्या है, एकल होता है। और इसकी अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मध्यमान भी यही है, मीडियन भी यही, मोड भी यही, तो अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके बीचों बीच रहती है। यहाँ मध्यमान बराबर मीडियन, आपका माध्यिका बराबर बहुलक होता है। सममित होने के कारण इसकी स्क्यूनेस क्या होती है, 0, मतलब जो इसमें स्क्यूनेस मतलब विषमता, जो इसकी जैसा एकदम, मतलब आप कह सकते हैं मिरर इमेज है, आपका दर्पण चित्र है, तो इसलिए इसमें स्क्यूनेस मतलब विषमता नहीं होती। तो एस के इज इक्वल टू 0। इसका वक्रता गुणांक क्या कितना होता है, क्योंकि ये वक्र बहुत ही सिमेट्रिकल है तो बहुत ही कम इसमें वक्रता गुणांक आता है। के यू इज इक्वल टू 0.263, 0.263 आपका वक्रता गुणांक आता है। अनंत स्पर्शी है, हमने पहले ही इस पे चर्चा कर दी। इसका जो चतुर्थांश वितरण आता है, उसके जो अंतर आते हैं वो समान होते हैं। चतुर्थांश का हमने अध्ययन किया है पहले, Q3 है, Q2 है, तो जब हम Q निकालते हैं तो वो Q3 और Q1 पे डिपेंड करता है। तो
यहाँ पे जो Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q। तो इसके जो इसका अंतर है Q3 से मीडियन का, वही अंतर आपका मीडियन से Q1 का आएगा और वही आपका चतुर्थांश विचलन आएगा। इसके बाद मानक विचलन की बात करें तो इसमें मानक विचलन 1.482 आपका Q के बराबर आता है। इसके बाद आपका चतुर्थांश विचलन की बात करें तो चतुर्थांश विचलन आपका जो है 0.6745 आपका यहाँ पर आता है। इसका हम इसके टर्म में डिफिनेशन देते हैं और इसका इसके टर्म में, तब ज़्यादा हमको एक्यूरेसी यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग डाटा जब लगते हैं यहाँ पे कि बीच से आपको कुछ निकालना है तो वो चीज़ वेरी करती है। लेकिन जो हमारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं वो बिल्कुल फिक्स है, जो डिस्टेंस है बिल्कुल फिक्स है, जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स है, हमको उसमें कोई छेड़छाड़ कहीं भी नहीं करनी है। इसमें जो इसका यूज़ होता है आपका, जब हम किसी जो डाटा है उसके मैक्सिमम का या मिनिमम का जो हम अध्ययन करना चाहते हैं कि कितना उसमें मैक्सिमम गया है या कितना मिनिमम गया है या एवरेज कितना है स्कोर, तो उसके लिए भी हम एमपीसी का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ दो प्राप्तांकों के बीच के विश्लेषण के लिए भी हम एमपीसी का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हमको प्राप्तांकों की सीमाएं भी पता होती हैं कि किस सीमा तक कौन सा प्राप्तांक है, कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादातर बच्चे जो है लोवेस्ट लेवल में चले गए हैं या हाईएस्ट में चले गए, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सही है कि नहीं। अगर एक रैंडम आपका यादृच्छिक आपका सिस्टम है तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें होंगी वो आपको एमपीसी में दिखेंगी। हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो इसका सापेक्षिक कठिनाई स्तर है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कठिनाई स्तर हो। एक आपके दो अगर परिस्थितियाँ लें तो उनके जो, जैसे आप कहते हैं पैरेलल किया जाता है, तो जो सापेक्षिक जो कठिनाई स्तर है वो हमारा सही होना चाहिए। और इसमें हम कभी कभी इस समूह से उप समूह का भी निर्माण करते हैं और उनके विभाजन के लिए, उनके सामान्यीकरण के लिए दो विधियां भी हम इसमें आपके न्यूमेरिकल में देखते हैं। एक आपका होता है कोटि अक्ष विधि और दूसरी विधि आपकी होती है क्षेत्रफल विधि, जो कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन में अध्ययन करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारी एमपीसी है। इसके अंदर की अगर बात जाने कि इसमें जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो इसमें समान प्रायिकता जो आपका टर्म आया है, तो हम प्रायिकता को भी थोड़ा सा समझ लें। प्रायिकता का जो चीज़ होता है कि किसी चीज़ के होने की जो संभावना है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम एग्ज़ाम देते हैं तो इसकी दो प्रायिकता होती है, या तो हम पास हो जाते हैं या तो हम फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो है प्रायिकता, जो हमारी पूर्व कल्पना, जैसे हमने भूतकाल में जो उसको परिकल्पित किया हो, और जो हमारी मान्यताएं हैं उनके द्वारा आपकी अनिश्चित और अप्रत्याशित जो घटनाएं होती हैं उनके प्रति तर्कपूर्ण अनुमान होता है कि इसका क्या प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता है। इसमें हम ये भी निकालते हैं, जैसे आपने अगर मेहनत की है लेकिन उस लेवल तक नहीं की, एकदम बीच में हो, तो कहते हैं 50-50 का चांस है। मतलब आप 50% पास भी हो सकते हैं, 50% फेल भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी चीज़ की प्रायिकता अगर हम देखें तो मतलब जो आपका अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति, उसका रेशियो निकालते हैं हम कुल परिस्थिति। मतलब आपके संपूर्ण घटनाक्रम में उस चीज के होने की जो संभावना है वही हमारी प्रायिकता है। इसमें जनरल एग्जांपल जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये आप उसकी प्रायिकता होती है। या जैसे मैंने आपको बताया कोई एग्ज़ाम देते तो या तो आप पास होगे या तो फेल होगे, उसकी दो प्रायिकता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर एक बास्केट में 3 कलर की बॉल्स हैं
तो आपकी जैसे रेड है, ग्रीन है और आपका ब्लैक है। तो जो रेड है, तो रेड कुल आपकी कितनी संभावना है? 3। कुल परिस्थिति कितनी है? 3। तो 3 कितने में से अगर रेड की देखेंगे तो वो भी 1/3, और अगर आप ब्लैक की देखेंगे वो भी 1/3, और ग्रीन की देखेंगे भी तो वो भी 1/3। अगर आप एक बार हाथ डालते हैं तो आप देखेंगे कि उसके रेड होने की जो संभावना होगी वही संभावना उसके ब्लैक होने की भी होगी और उसके ग्रीन होने की होगी। तो ये हमारी प्रायिकता है कि जो हम एक संभावना प्रकट करते हैं किसी चीज़ के, किसी घटनाक्रम के होने का। जैसे कि यहाँ भी किया हमने कि किसी चीज़, किसी डाटा के उस एक मूल स्वरूप, एक मूल आकृति को हमने मतलब एक तर्कपूर्ण अनुमान लगाया है कि इस प्रकार आपके जो आंकड़े हैं वो लाई करेंगे यहाँ पे। अगर हम प्रायिकता के अंतर्गत देखें तो प्रायिकता 2 प्रकार की होती है, सरल प्रायिकता और संयुक्त प्रायिकता। जब एक समय में एक ही घटनाक्रम हो तो उसको सरल प्रायिकता कहते हैं, और एक समय में कई घटनाएं एक साथ होने लगे तो उसको संयुक्त या जटिल प्रायिकता भी आप कहते हैं। इसके प्रकार भी 3 होते हैं। प्रकार एक तो स्वतंत्र, दूसरा आश्रित, तीसरा अपवर्जी। स्वतंत्र जो आपका प्रकार है इसमें हम कह सकते हैं कि या तो अगर ऐसा है कि आप, वही बात है कि हेड है हेड है और टेल है, तो एक बार आप उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 कलर की बॉल्स हैं और इसमें आप 2 बॉल्स निकालिए तो हो सकता है कि आपकी दोनों, एक ये दोनों आए, ये दोनों आए, या ये दोनों आए। तो इसके कलर पे डिपेंड भी तो है कि हमारी जो 2 बॉल्स आ रही हैं वो कौन सी हो सकती हैं, या आप ये भी अनुमान निकाल सकते हैं कि जो बॉल बची है वो कौन से कलर की होगी। इसके अलावा जो अगर इसमें एग्जांपल देखें तो ताश आपका एक अच्छा एग्जांपल है आश्रित का, क्योंकि एक पत्ती एक ही होती है। तो अगर आप उसकी एक पत्ती निकाल लीजिए तो आप देखेंगे कि उसको वापस नहीं रखेंगे, तो दोबारा पत्ती निकालेंगे तो वो नहीं होगी। तो ये उस पर आश्रित है जो आपने पहली प्रायिकता की। जब आप एक बार कोई चांस खेलिए कोई भी चीज़ का, कोई भी घटनाक्रम करिए, अगर वो दोबारा होने की संभावना नहीं है तो मतलब आपके जो पहला आपने किया उस पर डिपेंड है, तो आपका वो आश्रित हो गया। और अगर वैसा बार बार हो सकता है, मतलब उसमें कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो हो सकता है, तो वो आपका स्वतंत्र है। इसके अलावा अपवर्जी की बात करें तो जो घटनाएं एक साथ नहीं घटती उनको अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करें इसमें क्रमचय संचय की भी। तो क्रम से अगर किसी चीज को क्रम करें तो उसको क्रमचय, और बिना क्रम के करें तो संचय कहते हैं। तो क्रमचय जो होता है आपका NPR और संचय होता है NCR। इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, और संचय जो होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। मतलब आप किसी चीज को क्रमबद्ध रूप से अगर व्यवस्थित करते हैं, ABCD को कितनी बार 2 को एक साथ मतलब ऐसा ले सके जिसमें क्रम से आए, मतलब A के बाद B, फिर A के बाद C, फिर A के बाद D, फिर B की बारी, B के बाद C, B के बाद D, फिर C की बारी, C के साथ D, तो वो आपका क्रमचय के अंतर्गत आएगा। इसका फॉर्मूला आपका है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, और जो आपका संचय होता है वो आपका होता है NCR, मतलब n फैक्टोरियल। आप कहीं से भी बिना क्रम के आप कोई चीज चूज कर सकते हैं। इसके अपेक्षा संचय में ज्यादा वैल्यू आती है आपकी, तो इसमें n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। तो ये है हमारी NPC, जिसको हम यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप से हमने देखा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे जब इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो हमने जो विधियां बताई कोटि अक्ष या क्षेत्रफल विधि, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जनरली आपने देख लिया जो आपके थ्योरेटिकल भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस पूछता है, तो हमें अगर इनकी डिस्टेंस पता होती है तो हमें बता सकते हैं कि हाँ ये चीज कितनी दूरी पर है।
कुल मिला जुलाकर ऐसी आकृति जिसमें ज्यादातर डाटा मिड में, मध्य में लाई करे, मीन मीडियम मोड जहाँ पे बराबर हो, वो आपकी आकृति एमपीसी की आकृति या घंटाकार वक्र या प्रसामान्य वक्र या गाउसियन वक्र कहा जाता है।